हेलो फ्रेंड्स। तो ये 2023 का टीयर 2 का इंग्लिश का पेपर है सीजीएल का। और इसमें 45 क्वेश्चंस हैं जो आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें से सिर्फ 2 सवाल ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग थे। इनमें से जो पहला सवाल है वो तो उसका आंसर भी चारों ऑप्शंस में से मेरे ख्याल में कोई सा भी ऑप्शन एकदम टू द पॉइंट नहीं है। और एक और सवाल है जिसमें आप यूजुअल ग्रामर लर्निंग से आप नहीं सीख सकते उसको। यदि आपकी बहुत ज़्यादा वर्ड रीडिंग है तभी आप उसको बना सकते हैं। इन दो को छोड़ के बाकी जो 43 हैं वो बहुत आसान थे। और जिन्होंने मॉडरेट लेवल पे तैयारी की होगी उनके 43 बन गए होंगे। तो पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। यही जो मैं कह रहा था कि जिसमें कंफ्यूजिंग है और चारों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। सवाल ये है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्सेस डिनाइड। और इसके 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। लेट द एक्सेस बी डिनाइड, एक्सेस इज बीइंग डिनाइड, लेट इट बी नोन दैट एक्सेस विल बी डिनाइड एंड एक्सेस हैज बीन डिनाइड। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है नंबर 1 को इन्होंने करेक्ट बताया है अपनी आंसर शीट में। और इसमें आप देख सकते हैं एक्सेस डिनाइड का मतलब है, जैसे आप कॉमन सेंसिकल वे में सोचें तो जैसे आपने कुछ लॉगिन किया किसी साइट पे और आपके पास पासवर्ड नहीं है, आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया या समथिंग, तो दिस मैसेज विल पॉप अप, एक्सेस डिनाइड। दैट मीन्स एक्सेस इज डिनाइड टू यू और यू आर डिनाइड द एक्सेस। तो इन दोनों में से यदि एक भी होता, एक्सेस इज डिनाइड टू यू, एक्सेस इज डिनाइड टू यू या यू आर डिनाइड एक्सेस, तो ये सही ऑप्शन हो सकता था। लेकिन जो पहला इन्होंने आंसर बताया ये सही है, जो कह रहे हैं लेट द एक्सेस बी डिनाइड। अब देख सकते हैं ये एक प्रपोजल है, लेट द एक्सेस बी डिनाइड। जैसे हम कहते हैं लेट हिम डू दिस वर्क, उसको ये काम करने दो, उसी तरह से लेट द एक्सेस बी डिनाइड एक प्रपोजल है। और ये एक्सेस डिनाइड में जो फाइनलिटी है वो लेट द एक्सेस बी डिनाइड में नहीं है। और बाकी जो है इसी लाइन पे है, एक्सेस इज बीइंग डिनाइड, ये कुछ कंटिन्यूटी सेंस में है जो कि सही नहीं है। एवरी टाइम यू try to log in with the wrong password, this message will come up। तो उसमें ये कहना है कि एक्सेस इज बीइंग डिनाइड कोई कंटिन्यूटिव प्रोसेस है और जो एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर खत्म हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। लेट इट बी नोन तो टोटली गलत है। पहले पहले उसके लाइन में है और लेट इट बी नोन अननेसेसरली उसको वर्बोस किया हुआ, ज़्यादा वर्ड डाले हुए हैं। दैट एक्सेस विल बी डिनाइड इन फ्यूचर एंड एक्सेस हैज़ बीन डिनाइड, ये भी सही नहीं है। तो इसमें जिन्होंने एक लगाया होगा, आई वुड से दे आर लकी वंस। और मैं ये जगह कहूँगा कि एक जो है क्लोजेस्ट है लेकिन करेक्ट नहीं है। चलिए नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक डैश स्टेडली फ्रॉम द चिमनी। तो इसमें जो आप देख रहे हैं फ्रॉम द चिमनी कह रहा है और ये स्टेडली कह रहा है, इसका मतलब है कि आपको फ्रॉम द चिमनी के कंजंक्शन में कोई वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि स्मोक विल बी राइजिंग अप फ्रॉम द चिमनी, उसका जो पास्ट टेंस है रोज, वो सही आंसर होगा। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है रोज, दिस इज द आंसर। लेफ्ट इसलिए नहीं होगा कि फिर उसमें फॉर्म नहीं आना चाहिए, लेफ्ट द चिमनी, एज द स्मोक लेफ्ट द चिमनी, वो भी ठीक होता। और वेंट इसलिए नहीं होगा सही कि यदि वेंट के लिए हम यहाँ लिखें तो वेंट आउट ऑफ द चिमनी लिखना पड़ेगा। और यदि हंग लिखना चाहे, मान लीजिए कि वो जो स्मोक है वहाँ पर ठहर गया है चिमनी के ऊपर, मान लीजिए कि फॉर व्हाटएवर रीजन हवा बहुत एकदम शांत है या बहुत
स्लो वेलोसिटी से निकल रहा है, इसलिए वहां से हैंग हो गया उसके ऊपर, तो हंग ओवर द चिमनी होगा। तो यहाँ जो फ्रॉम द चिमनी लिखा है उसमें रोज ही ठीक बैठेगा। सो रॉबिन वॉज एज द स्मोक रोज स्टेटली फ्रॉम द चिमनी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियंस डिसाइडेड टू डैश and work together for the greater good. Bury the hatchet, bark up the wrong tree, blow off steam, and burn the midnight oil. तो यहाँ पे जो आंसर है उसमें ये कहना चाहता है कि उन्होंने अपना जो डिस्प्यूट था, लड़ाई झगड़ा था, उसको खत्म कर लिया और उन्होंने कहा कि अब वो एक साथ काम करेंगे। तो आपको पता है कि जैसे दो आदमी लड़ रहे हों, उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ हों, यदि वो डिसाइड करें कि बरी द हैचेट, मतलब उन कुल्हाड़ियों को जमीन में दबा दें, तो ये जो मुहावरा है नंबर 1 पे, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी आंसर जो हैं वो किसी तरह से डिस्प्यूट सॉल्व करने का कोई उसके अंदर सेंस नहीं बता रहे हैं। या सेकंड देखिए, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, जब आप किसी गलत आदमी को टारगेट करते हैं उसको हम कहते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब है कोई प्रेशर है किसी बात पे और आप कुछ ऐसा करें जिससे प्रेशर रिलीज हो, उसको हम कहेंगे ब्लो ऑफ स्टीम। और बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब हुआ कि कोई कड़ी मेहनत कर रहा है, जैसे एग्जाम के लिए फॉर एग्जाम्पल, और देर रात तक काम करते रहते हैं, उसमें हम कहते हैं दे आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, मतलब जो भी लैंप है जिसकी मदद से वो काम कर रहे हैं वो आधी रात तक या उसके बाद तक जल रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम उस पर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं 2, 3 और 4 यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं। हैचेट का मतलब जिनको नहीं पता है कि कुल्हाड़ी है, वही इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। और जिन लोगों ने इडियम्स की लिस्ट पढ़ी होगी उसमें ये तो डेफिनेटली होगा बरी द हैचेट, क्योंकि बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है और एग्जामिनर्स का भी बहुत फेवरेट है। लेकिन यदि किसी को नहीं भी पता हो बरी द हैचेट के बारे में, तो बाकी ऑप्शंस जो हैं वो ओवरऑल वो कर सकते हैं आसानी से। नंबर 4 देखिए, select the option that expresses the given sentence in active voice. The award was presented to her by the director. अब यहाँ पे ये इस तरह का सेंटेंस है, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। इसमें आप देखिए 3 एंटिटीज हैं, एक है अवार्ड, एक है दैट लेडी जिसको हर से इंडिकेट किया हुआ है, और एक है डायरेक्टर। तो यदि ये एक्टिव वॉइस होता तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट होते, द डायरेक्टर गेव हर द अवार्ड। जैसे हम जानते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। द डायरेक्टर गिव हर द अवार्ड, या उसको हम लिख सकते थे द डायरेक्टर गेव द अवार्ड टू हर, और उसका इन्होंने पास्ट टेंस बनाया है, पैसिव वॉइस बनाया है, द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। ओके, सो अब ये देखिए इसका जो एक्टिव वॉइस होगा, द डायरेक्टर, 2 तरह से हो सकता था, प्रेजेंटेड लिख दीजिए, प्रेजेंटेड हर द अवार्ड, एक ये हो सकता था। यहाँ पे हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता और अवार्ड जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता। ओके, लेकिन आपको मालूम है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप टू या फॉर के तरह से यूज करके भी कर सकते हैं। तो यदि यहाँ से आप हर यहाँ से हटा दें तो आप यहाँ को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टू हर, द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर। तो यहाँ जैसा लिखा हुआ है उसी के हिसाब से इन्होंने ये बनाया है। तो ये अवार्ड अवार्ड जो है वो सब्जेक्ट बन गया, द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर, जो सब्जेक्ट था वो बाई के साथ लग के एडजंक्ट बन गया। तो इसका जो पहला जो आंसर वो करेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर। यदि एक ऑप्शन ऐसा होता, शी वॉज गिवन द अवार्ड बाय द डायरेक्टर, वो भी ठीक होता। तो आपको ये मालूम ही होगा कि जो
डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है जो रिसिपिएंट होता है या बेनिफिशियरी होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप टू या फॉर करके एंड में भी लगा सकते हैं, और इनके हमेशा जो है वो दो पैसिव वॉइस पॉसिबल हैं। एक तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाए, जैसे इसने बनाया हुआ है द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड, यहाँ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर, वही सब्जेक्ट बन सकता है। जो शी वॉज प्रेजेंटेड द अवार्ड बाय द डायरेक्टर, ये भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने ये पहला वाला बनाया है, तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो डायरेक्टर हमेशा सब्जेक्ट टू डायरेक्टर ही होगा। सो द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर। ओके, अब पांचवा देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश द वर्क असाइन टू मी। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है विल हैव डन, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए कि इन्होंने कहा कि बाय दिस टाइम टुमारो, एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और उसमें ये कह रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वर्ड बाय हियर, उस समय तक। तो आपको पता है जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं वो हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पहले कोई काम शुरू हो गया वो इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाय कह दिया फ्यूचर के लिए, और जिसका मतलब है कि उसके पहले वो काम खत्म कर लेंगे, ये इंडिकेट करना चाहते हैं बाय दिस टाइम टुमारो, तो हमेशा परफेक्ट टेंस आएगा। परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है प्रायर, प्रायर टू सम पॉइंट। यदि वो पॉइंट पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, यदि वो पॉइंट नाउ है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और यदि वो पॉइंट फ्यूचर में है तो उसके पहले तो हमेशा हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैव या हैज। और यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर में आपको पता है एक ऑक्सिलरी विल पहले लगी हुई है, तो जब ऑक्सिलरी पहले विल लग गई तो उसके बाद जो आपको हैव और थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हैव जो है हमेशा अपने बेस फॉर्म में होगा, वो ही हो या शी हो, आई हो, विल, वी हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो। एक बार क्योंकि आपने विल लगा दिया है तो उसके बाद हैव का जो फॉर्म होता है हैव या हैज, वो नहीं लगेगा, सिंपली हैव ही लगेगा, बेस फॉर्म। ओके, हर सेंटेंस में जो पहली ऑक्सिलरी होती है सिर्फ वही इन्फ्लेक्ट होती है टेंस के लिए या पर्सन के लिए, नंबर के लिए। उसके बाद जो ऑक्सिलरीज हैं वो बेस फॉर्म में होंगे, ओनली द फर्स्ट विल। तो क्योंकि ये हो गया विल फ्यूचर का, इसलिए आगे हैज नहीं आएगा। इन एनी केस आई के साथ हैज ऐसे ही नहीं आना था, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि ही होता तब भी वहाँ हैव ही होता, ही विल हैव डन द वर्क असाइन टू हिम। ओके, तो यहाँ पे सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन फिफ्थ में, सेकंड। ओके, बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव असाइन द वर्क, आई विल हैव डन द वर्क असाइन टू मी। छठवां सवाल देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। In case no correction is needed, select no correction required. Cinema provides the most universal entertainment. अब यहाँ देखिए, ये सेंटेंस अपरेंटली जो है वो आपको कॉमन सेंसिकल वे में लगेगा सही है, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, हिंदी में भी कहें तो आपको इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा लगेगा सही है। लेकिन यदि आप यूनिवर्सल की जो मीनिंग है, सेंस है, उस पर ध्यान दें तो आपको ये रियलाइज होगा कि यूनिवर्सल जो है उसका मतलब है फॉर ऑल ग्रुप्स और कंसर्निंग ऑल एंटिटीज, सबको मिला के वो है यूनिवर्सल। तो यहाँ पे जब यूनिवर्सल पहले ही आ गया तो उसके आगे मोर या मोस्ट उसको आप कंपेरेटिव नहीं बना सकते हैं, कंपेरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। तो इसमें प्रोवाइड्स अयूनिवर्सल होगा थर्ड ऑप्शन। और फर्स्ट इसलिए नहीं होगा कि यूनिवर्सल का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट वॉइस के साथ शुरू हो रहा है, इवन दो इट्स अ वोवेल यू, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो य से शुरू हुआ जो कि कॉन्स्टेंट का कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए ए होगा। तो इसका आंसर हो गया अ यूनिवर्सल। ओके, जैसे यूनिक में आप कहते हैं मोस्ट यूनिक, आप नहीं कह सकते किसी चीज़ को, यूनिक का मतलब ही है सबसे अलग। तो
वहां भी यदि कोई कहे मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक, वो गलत होगा। उसी तरह से यहाँ पे मोस्ट यूनिवर्सल जो है वो गलत होगा। और यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। सेवंथ देखिए, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। Everyone should respect those parents, teachers and elders. तो इसमें आप देख सकते हैं कि those parents, teachers and elders, it's not making any sense. क्योंकि किसी को रिस्पेक्ट करना है तो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेगा। यदि कोई किसी को ये इम्प्लोर कर रहा है कि भाई आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने एल्डर्स उनको रिस्पेक्ट करें, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वो ये कहे कि आप उन पेरेंट्स को, उन टीचर्स को, कौन से पेरेंट्स, कौन से टीचर्स, अपने पेरेंट्स की तो रिस्पेक्ट करेगा बंदा पहले। तो यहाँ पर दोज पेरेंट्स जो है वो गलत है, और यहाँ पर होना चाहिए था हिज पेरेंट्स या हर पेरेंट्स। और आजकल जैसा कि आपको पता ही है, आजकल जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से आजकल जो चल रहा है वो ये है कि जब एवरीवन हम कहते हैं तो जेंडर स्पेसिफाई उसके आगे जैसा हम उसका पजेसिव बनाना चाहते हैं, तो हर या हिज कहने की बजाय हमको न्यूट्रल जेंडर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देयर कह सकते हैं, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। ओके, इन एनी केस आपको सिर्फ ये बताना है कहाँ गलत है, तो रिस्पेक्ट दो जो है वो गलत है। तो सेवेंथ का आंसर हो गया 2। आठवां देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। वॉइस पे एक और सवाल आ गया, बाय whom were you taught English grammar and composition। तो जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आपको पता ही है कि जो एजेंट होता है वो, मतलब सब्जेक्ट तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एजेंट जो है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ग्रामर पढ़ाने का काम जो है वो टीचर को करना है। और ये पूछा है किसने आपको पढ़ाया, तो यहाँ पर जो डूअर होगा, जिसको हम बार बार डूअर कहते हैं, एजेंट कहते हैं, उसके लिए जो क्वेश्चन वर्ड होगा, इंटररोगेटिव वर्ड होगा, ये हु होगा। सो हु टॉट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, पहला जो आंसर है वो करेक्ट होगा। और अब ये देखिए कि जब हम बैक शिफ्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, जैसे आप डिटेल में जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो इट विल कम टू योर नॉलेज कि जब हम पैसिव वॉइस, जब वॉइस हम चेंज करते हैं तो उसके अंदर टेंस चेंज नहीं होता है। एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए एक बी का एक फॉर्म एडिशनली आ जाता है, और वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आ जाती है पैसिव में। ये दो चीज़ें हैं, एक बी का फॉर्म आएगा और एक जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर यू टॉट, बी का एक फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब एक्टिव होगा तो वो बी का फॉर्म आपको हटाना है। ओके, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा आप देखेंगे कंटिन्यूअस में भी जैसे बीइंग लगा दिया, जैसे ही वाज टीचिंग हर एंड शी वाज बीइंग टॉट, तो यहाँ बी का एक फॉर्म आ गया है एडिशनल। उसके साथ आईएनजी लगा है वो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, क्योंकि टेंस आपको चेंज नहीं करना है, बी का एक एडिशनल फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पर जो बी का एडिशनल फॉर्म है वो है वर। आपको पता है कि बी के जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स हैं वो एम, इज, आर हैं, और पास्ट टेंस फॉर्म्स हैं वाज एंड वर। यहाँ पे वर जो है वो बी का एडिशनल फॉर्म लगा हुआ है, उसको आपको हटाना है, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट बनेगा ये। ओके, सो हु टॉट यू, पहला जो है वो आंसर सही हो जाएगा। दूसरा जो हैड टॉट यू, ये परफेक्ट बता रहा है। हुम टॉट यू इसलिए नहीं कि जो एजेंट है, जो सब्जेक्ट फॉर्म में जब होगा तो हमेशा हु होगा, तो थर्ड इसलिए गलत है, हुम टॉट यू गलत है। एंड हु हैज टॉट यू, इन्होंने ये प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा, इसलिए कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट चौथा सही होता तो ऊपर जो है वो हैज बीन होता, बी का एक और फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर बी का एक फॉर्म जो है वो खाली वर है, आपको एक बी का फॉर्म हटाना है, तो आपका ये पास्ट टेंस ही बनेगा। ओके, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Part of the following sentences have been given as options. Select the option that contains an error. This is the book whom I wanted to buy.
तो ये जो सेंटेंस है ये रिलेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल है। और बुक को क्वालिफाई करने के लिए आगे जो आप देख रहे हैं whom I wanted to buy, तो जैसे कोई भी नाउन है, जैसे बुक है, जैसे आप कह सकते हैं दिस इज अ गुड बुक, दिस इज अ बैड बुक एंड दिस इज अ वेरी वॉल्यूमिनस बुक। तो इन एडजेक्टिव की बजाय कोई ऐसा आपको उसको क्वालिफाई करना है जिसके लिए एक वर्ड ना हो, तो आपको एक फुल सेंटेंस जैसा यूज करना पड़े। तो उसको हम रिलेटिव क्लॉजेस की मदद से करते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो किताब है ये वो है जो मैंने कल खरीदी। तो जो मैंने कल खरीदी एक तरह से उस बुक को क्वालिफाई कर रहा है, उसका एक तरह से प्रॉपर्टी बता रहा है। लेकिन इसमें जो whom I wanted to buy जो है, उसके अंदर whom तब लगता जब कोई एनिमेट थिंग होती, कोई बंदा होता। जैसे दिस इज अ मैन whom I wanted to से किल और समथिंग, तो वहां पे whom सही होता। लेकिन यहाँ बुक है, तो बुक के लिए विच होना चाहिए। दिस इज अ बुक विच आई वांटेड टू बाय, या आप दैट भी कह सकते हैं दिस इज अ बुक दैट आई वांटेड टू बाय, या फिर आप उसको ऑल टुगेदर ड्रॉप कर सकते हैं दिस इज अ बुक आई वांटेड टू बाय। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन whom है वो बुक के लिए आया हुआ है, और ये whom जो है आई वांटेड टू बाय का ऑब्जेक्ट है। आई वांटेड टू बाय दिस थिंग, तो वही है कि बुक है तो दिस थिंग है तो विच होना चाहिए था, तो whom गलत है। तो whom I जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका आंसर है। whom I नहीं होना चाहिए, which I या that I या simply I। This is the book I wanted to buy। अब 10 देखिए, जो मैंने आपको दो सवाल बताया, बोल रहा था मैं कि जो कंफ्यूजिंग है उनमें से दूसरा यही है 10th सवाल। ये जो चार पार्ट है इसमें सेंटेंस के, इसमें गलत बताना है आपको कौन सा पार्ट है। दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब, तो बिफोर शी क्विट हर जॉब ये तो सिंपल है, इसमें कोई गलती है नहीं। जो सेकंड है बी पार्ट देखिए, मैरिड हैप्पीली। मैरिड हैप्पीली में क्या है कि हैप्पीली जो है वो ये बताता है कि इन व्हाट मैनर द मैरिज वाज कंडक्टेड। जैसे मान लीजिए कि कोई शादी हो रही है और उसमें एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी, मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीबॉडी इज हैप्पी और सबकी रजामंदी से हो रही है, और जो पृष्ठ है वो भी बहुत खुश है क्योंकि उसको अच्छी फीस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दे वर मैरिड हैप्पीली इन हैप्पी मैनर। लेकिन हम यदि ये कहना चाहते हैं कि दे वर लिविंग हैप्पीली, दे वर मैरिड एंड दे वर हैप्पी इन दैट मैरिज, इन देयर मैरिज, तो हैप्पीली को हमको पहले लिखना पड़ेगा, दे वर हैप्पीली मैरिड। ओके, तो मैरिड यहाँ पर पैसिव वॉइस होने के बजाय एक तरह से आप समझ लीजिए एडजेक्टिव है। दे वर मैरिड मतलब वो मैरिड स्टेट में थे और हैप्पीली मैरिड, और ये जो स्टेट थी वो हैप्पीली थी, हैप्पी स्टेट में थे वो, सो दे वर हैप्पीली मैरिड। ऐसा नहीं कि जो मैरिज हुई वो हैप्पी मैनर में हुई। ठीक है, तो इसमें फ़र्क यही है कि जैसे मतलब आपने बहुत ज़्यादा यदि इसमें पढ़ा हो तो कहानियों में अक्सर ऐसा होता है। तो दे वर हैप्पीली मैरिड ये कॉमन फिक्स टाइप का एक्सप्रेशन है, और इसका आंसर फिर हो गया बी, नॉट मैरिड हैप्पीली। 11वां सवाल देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच। द प्रिंसिपल से मी, देखिए ये तो बड़ा आसान है, ये सेड टू मी होना चाहिए। देखिए सेड और से और टेल ये दो वर्ब ऐसी हैं जो दोनों का एक जैसा सेंस है, लेकिन फिर भी उनमें जो हम कहते हैं somebody told you, टेल के साथ आप हमेशा बिना प्रीपोजिशन के आप सामने ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन से के साथ ऐसा नहीं है, सेड टू मी और सेड टू हिम। तो जो फोर्थ ऑप्शन है द प्रिंसिपल सेड टू मी यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सेल, ये करेक्ट होगा, बाकी सब ऑब्वियसली गलत हैं। से मी तो हो नहीं सकता पहला,
या तो सेज होना चाहिए था, उस पर टू भी आना चाहिए था, द प्रिंसिपल सेज टू मी, तो भी ठीक होता। सेकंड में टू मिसिंग है, द प्रिंसिपल सेड टू मी, द प्रिंसिपल सेड टू आई। टू जो है प्रोपोजिशन है, उसके बाद भी प्रोनाउन आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो उसमें मी होना चाहिए था, जो कि चौथे सवाल में है। तो से के बाद आप टू लगाएं या ना लगाएं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें तो बस यही है कि आप जो प्रिपोजिशन सीखते हैं उसमें कई ऐसे होते हैं जो बिना किसी लॉजिक के, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसकी एक सेंस डेवलप करना पड़ता है, एक फील डेवलप करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने से आ जाता है वो। और इन नहीं केस, क्योंकि से और टेल ये दोनों एक जैसे हैं और दोनों के उसमें फ़र्क है, तो अक्सर आप किताबों में देखेंगे इनका जिक्र होता है। चौथा सवाल, ये चौथा जो ऑप्शन है सही है। 12वां सवाल देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम देन हिज फ्रेंड। तो जैसे हम यूनिवर्सल में देख रहे थे, यूनिवर्सल में आ, आ, आप सुपरलेटिव नहीं लगा सकते थे, और यहाँ पर क्या है कि कंपैरिजन में बता रहा है कि दिस फेलो इज टॉलर एंड उनसे ज़्यादा हैंडसम है अपने दोस्त से, तो मोर होना चाहिए। आपको पता है कि जैसे ये एडजेक्टिव है हैंडसम, ये जो बड़े-बड़े एडजेक्टिव होते हैं, हैंडसम या इंटेलिजेंट, उनके आगे आप ईआर और एएसटी लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं। कंपैरेटिव सुपरलेटिव के लिए आपको छोटा मोर या मोस्ट करना पड़ता है, मतलब 2 सिलेबल से ज़्यादा है, 1 सिलेबल से ज़्यादा है तो, नॉट 2। तो यहाँ पर द मोर होना चाहिए था। मोस्ट तब होता है जब वो कहते हैं कि मोस्ट हैंडसम इन हिज क्लास और समथिंग। बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन करना होता है तब। अब फ्रेंड से कर रहे हैं तो नेचुरली जैसे हिंदी में नहीं है, लेकिन संस्कृत में है, उसी तरह से इंग्लिश में भी है। 2 लोगों में कंपेयर करना हो तो कुछ और होता है, 3 लोगों में करना हो तो कुछ और होता है, 2 से ज़्यादा कुछ करना हो तो और होता है। 13 सवाल देखिए, सेलेक्ट द सेंटेंस व्हिच गिव्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बाइट द बुलेट। अब आप देखिए, बाइट द बुलेट का मतलब, जैसे ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इडियम्स में से है, और बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि आप किसी डिफ़िकल्ट काम को करने के लिए आप एग्री हो जाते हैं, या आप करेज नहीं जुटा पा रहे हैं लेकिन फाइनली आप मैनेज कर लेते हैं। जैसे डेंटिस्ट के पास जाना, वही बाइटिंग द बुलेट ही है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, जैसे बुलेट को यदि आप बाइट करना चाहें तो जाहिर है कि आपको बहुत तकलीफ होगी और हिम्मत का काम है, दांत टूट सकते हैं। और इन एनी केस बुलेट को बाइट करना मतलब बड़ा अनप्लीजेंट टाइप का जॉब है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सी चीज़ है जो डिफ़िकल्ट या अनप्लीजेंट है और जो करनी पड़ी। तो देखिए, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, तो ये तो बाइट द बुलेट होगा नहीं भाई, पानी लेने जा रहा है, ठीक है। डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी। अब ये देखिए कि सारा का जो है वो पेन का मतलब शी इज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, और इस वजह से उसने, ऐसा लगता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि काफ़ी डिले किया सर्जरी, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने सर्जरी के लिए एग्री कर लिया है। तो सेकंड जो है वो करेक्ट लग रहा है। तीसरा देखिए, द शेफ प्रिपेयर्ड डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट्स। इसमें तो बाइट द बुलेट की बात ही नहीं है, ये तो उसका काम है और बल्कि उसको काम करने में अच्छा ही लग रहा होगा। फिर द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन अ सनी डे, ये तो मोस्ट इनएप्रोप्रिएट है बाइट द बुलेट के लिए। तो सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। डिस्पाइट द पेन Sarah decided to go ahead with the surgery. 14 देखिए, select the most appropriate option in the superlative degree that can substitute the underlying segment in the given sentence. This is the challenge task I have ever encountered. तो इसमें तो आप देखिए कि आई हैव एवर इनकाउंटर्ड, इसी से पता चल रहा है कि ये कहना चाहता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था, नॉट ओनली चैलेंजिंग। और इन एनी केस चैलेंजिंग टास्क को कम से कम लिखना चाहिए था, दिस द चैलेंजिंग टास्क, तो इन्होंने चैलेंजिंग लिखा नहीं है, और उसके आगे मोस्ट भी आना चाहिए, क्योंकि आई हैव एवर इनकाउंटर्ड, एवर वर्ड से ही क्लियर है कि ये मोस्ट चैलेंजिंग है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, तो फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। 15 देखिए, द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर विच हैज बीन अंडरलाइंड। जनरल चलिए, तो इसमें जो एरर है उसको नीचे सही किया गया है, बताना है कौन सा सही किया है। सी वैक्सीलेट्स अ लॉट व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि
ये जो वेसिलेट्स है, इसमें डबल सी जो है वेसिलेट होना चाहिए, और डबल सी जो है वो गलत है। तो ये जैसे, और दूसरा हम कह सकते हैं डबल सी वाले, जैसे वैक्सीनेशन है उसमें डबल सी है, और उसको आप पढ़ेंगे भी वैक्सीनेशन। यहाँ पे वैसिलेट पढ़ना है आपको, नॉट वैक्सीलेट। तो सी वैसिलेट्स अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा वो व्यवहार करती है वाइल मेकिंग डिसीजन। सिंपल सिंगल सी होना चाहिए। तो इसके साथ मतलब ये समझिए कि जो वैक्सीनेशन है उसी से ये कंफ्यूजन आ सकता है कि यहाँ पर डबल सी होना चाहिए, तो सिंगल सी होता है एक्चुअली। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, डबल एल सही है। तो वैसिलेट्स अलॉट। Select the most appropriate option to fill in the blank. You use an falana to steer a boat. तो बोट को जो आप स्टीयर करते हैं वो किससे करते हैं? एक पतवार जो नहीं कहते हैं, और उसका जो इंग्लिश है वो है ओर, ओ ए आर। तो आर फर्स्ट वाला, और आर थर्ड वाला, ये तो आप ऐसे रिजेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी की वोकैब्युलरी पुअर है, तो वो सेकंड एंड फोर्थ में कंफ्यूज हो सकता है। तो आपको आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये और जो है मिनरल के लिए होता है। मिनरल जिस फॉर्म में आपको मिलता है अर्थ में, उसको और कहते हैं। बाद में रिफाइन करते हैं तो मिनरल उसमें से निकलता है, जैसे आयरन हो गया, या कोई और भी मेटल हो सकता है, या सेमी मेटल हो सकता है। तो यहाँ पर जाहिर है कि बोट को स्टीयर करने के लिए आपको मिनरल वाला और तो चाहिए नहीं। सेकंड ऑप्शन है ओ ए आर, वो करेक्ट है। 17 देखिए, select the option that expresses the given sentence in indirect speech. He said 2 and 2 make 4. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में कोई चीज़ किसी ने बोली है तो उसको हम जो कहते हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख देते हैं। उस समय जो बोला होगा, उस समय जो टेंस यूज़ किया, वो वैसे का वैसे ही, मतलब एग्जैक्ट सेम वर्ड्स रख देते हैं। लेकिन यदि आप इनडायरेक्ट में बदलना चाहते हैं, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो यहाँ पे सेड है वो पास्ट टेंस में है, तो अकॉर्डिंगली जो डायरेक्ट स्पीच का जो कंटेंट है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता है। लेकिन अब देखिए, टेंस चेंज करने में क्या है कि यदि कोई यूनिवर्सल चीज़ है, मान ली किसी ने पहले कुछ किसने कहा है कि भाई दो दो चार होते हैं, जब वो ये बात कह रहा था तो उसने ये वर्ड यूज़ किया 2 and 2 make 4। लेकिन आप देखें कि ये 2 and 2 make 4 जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसका टेंस या टाइम से कोई लेना देना है नहीं। तो 2 and 2 will always make 4। ओके, तो ही सेड तो हम कहेंगे ही सेड दैट, और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होती। ही सेड दैट, जैसे वो कहता है कि ही सेड आई हैव टेकन माई मील, तो हम उसको कहते हैं कि ही सेड दैट ही हैड टेकन हिज मील। तो वहाँ पर उसने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया, लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। इसको बैक शिफ्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बैक शिफ्टिंग होगी नहीं, इसलिए कि यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं, जो हर समय सही होते हैं और जिनका टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है, उसमें हम बैक शिफ्टिंग नहीं करते हैं। तो ही सेड दैट 2 and 2 make 4। तो ये किस में आएगा? 2 and 2 make 4, सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन सही है। 18 देखिए, इसमें आपको सिनोनिम बताना है। The authority refused to pay any heed to the dash demands made by the workers। आपको सिनोनिम बताना है। एक्चुअली इन्होंने ऑलरेडी ट्रिवियल ये हिंट दे रखा है, ट्रिवियल का ही कोई सिनोनिम बताना है। ट्रिवियल का मतलब होता है कोई छोटी चीज़, अनइम्पोर्टेंट चीज़, और उसका जो सिनोनिम होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। यदि ये ट्रिवियल ना भी दिया होता तब भी आप इनसिग्निफिकेंट जो है उस पे पहुँच सकते थे। ये तब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैजेस्टिक भी सही हो सकता था उसमें, और इडियोटिक भी सही हो सकता था। तो ठीक है, इन्होंने ट्रिवियल बताया हुआ है, तो ट्रिवियल का मतलब अनइम्पोर्टेंट। तो ठीक है, मैनेजमेंट ने कहा कि भाई आपका ये ट्रिवियल डिमांड हो, तो इसमें कोई दम नहीं है, इन एनी केस अनइम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको नहीं मानेंगे।
तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। चैप्टर 12 का हो गया इनसिग्निफिकेंट। 19 देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन, इसे करेक्ट बताना है। अशोका वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी वाइजर रूलर। वाइजर जो है वो वाइज का कंपेरेटिव फॉर्म है, और ये तो हम तभी यूज करते हैं जब किसी और किंग से या क्वीन से कंपेरिजन हो रहा होता, तो ऐसा है नहीं। तो हम एब्सोल्यूट टर्म में कहना चाहते हैं कि बहुत होशियार आदमी था, बहुत होशियार रूलर था, तो हम कहेंगे वेरी वाइज। तो वाइजर जो है वो गलत हो गया। ठीक है, दैट रेक्टिफाइज, रेक्टिफाइज मतलब पहला होगा सही, वाइज। ओके, ऑल्सो वेरी वाइज रूलर। 28 देखिए, जो पार्ट जिसमें एरर है वो चूज करना है हमको, सही नहीं करना है, सिर्फ इनकरेक्ट पार्ट को चूज करना है। दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। तो देखिए, आपने इन और ऑन के बारे में आपको ये मालूम ही होगा कि इन जो हम कहते हैं वो किसी इनक्लोज्ड स्पेस के लिए कहते हैं, इन दिस रूम फॉर एग्जांपल। और ऑन जो है वो हम सरफेस जहाँ पे इंडिकेट करना हो उसके लिए कहते हैं। तो जैसे कोई आदमी फर्स्ट फ्लोर पे है तो हिंदी में भी जैसे पर कहते हैं। पर से मतलब ट्रांसलेशन से हमको नहीं अंदाजा लगाना है, हमको ये याद रखना है कि ऑन जो है वो सरफेस के लिए यूज होता है। और किसी बिल्डिंग का एक पूरा फ्लोर जो आप कंसीडर कर रहे हैं वो एक सरफेस है। उस फ्लोर पे जो मकान है, जो हाउसेज हैं, उनमें से किसी में है बंदा ये। सो दे वांट टू लिव, रहना चाहते हैं उसमें, दे वांट टू लिव, तो ऑन द फर्स्ट फ्लोर होगा। ओके, नॉट इन द फर्स्ट फ्लोर। इन एनी केस द होना चाहिए था, वो उन्होंने लगाया नहीं। फर्स्ट जो है क्योंकि एक सुपरलेटिव फॉर्म है, नहीं यहाँ पर न्यूमरल है। इन एनी केस द आना चाहिए था इसमें, इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। तो ऑन जो है वो सही होगा, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो लिव इन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड वाला गलत। द नहीं है इसलिए भी गलत है। 21 देखिए, द गिवन सेंटेंस इज एन एरर, चूज द ऑप्शन दैट करेक्ट द एरर। इसमें आपको सही बताना है। थ्रो अ राउंडेड स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर। कोई स्टोन राउंड है और कोई स्टोन राउंड नहीं है, इसमें डिग्रीज हो सकती हैं। जैसे आप कहते हैं बहुत स्मूथ है, स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, उसी तरह से कोई स्टोन है जिसके अंदर राउंडनेस है, कोई और स्टोन है उसके अंदर और भी ज़्यादा परफेक्ट राउंडनेस है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो आपको जैसे आर्टिफिशियली जो हम बॉल्स बनाते हैं प्लास्टिक के, वैसा कोई राउंड स्टोन मिल जाएगा, वो तो अनलाइकली ही है। स्टोन की जो राउंडनेस है वो अप्रॉक्सीमेट होगी, उसके अंदर डिग्रीज हो सकती हैं। तो दो स्टोन के बीच में हम ये कह सकते हैं कि ये स्टोन राउंडर है, या तीन स्टोन है तो हम कह सकते हैं ये राउंडेस्ट है। लेकिन यहाँ पर कोई कंपैरिजन के लिए रेफरेंस नहीं है, तो हमको सिंपली राउंड बोलना चाहिए। थ्रो राउंड स्टोन मतलब अप्रोक्सीमेटली राउंड। ओके, तो यहाँ पर जो राउंडर स्टोन है दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फोर्थ देखिए, थ्रो अ राउंड स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर। मोर राउंडर, ये ऐसे गलत है कि इसमें राउंडर में ई आर भी लगा दिया और मोर भी लगा रहा है, सेकंड वाला तो इस तरह से गलत है। मोस्ट राउंड स्टोन ये कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि विदाउट रेफरेंस है तो हमको राउंड स्टोन कहना चाहिए। और ये भी एक थिंकिंग हो सकती है कि भाई राउंड तो राउंड है, उसमें हम राउंडर और राउंडेस्ट क्या कहें, थोड़ा डिबेटेबल है। इन एनी केस फोर्थ गलत लग रहा है, थ्रो अराउंड स्टोन, और ये इन्होंने आंसर बताया है। सिलेक्ट द ऑप्शन 22 देखिए। Hmm, इसमें तो आपको वर्ड्स जो है वो मूव करने हैं सो दैट कि एक अच्छा सेंटेंस बन जाए। द स्टूडेंट्स ईगरली देयर अवेटेड रिजल्ट्स। तो देखिए, इसमें जो एंटिटीज हैं वो दो हैं, एक है स्टूडेंट्स और एक है रिजल्ट्स। तो वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो आप द स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखिए अवेटेड देयर रिजल्ट्स। वर्ब के इमीडिएटली बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ईगरली जो है, इन एन ईगर मैनर, ये जो है इसकी पोजीशन जो है वो चेंज की जा सकती है। आप ये कह सकते हैं द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट्स,
या द स्टूडेंट्स अवेटेड द रिजल्ट्स ईगरली, वो मूवेबल है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये कहाँ पर सही फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड सही है, द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड द रिजल्ट्स। और यदि ईगरली लास्ट में रख देते तब भी सही होता, द स्टूडेंट्स अवेटेड द रिजल्ट्स ईगरली। वो यहाँ पे है नहीं, तो थर्ड जो है वो मोस्ट करेक्ट है। सेकंड तो एकदम ही गलत है, ईगरली अवेटेड द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट से तो शुरू करना चाहिए कम से कम। पहले वाला जो देखिए जैसा द अवेटेड ये भी गलत है, इसमें भी स्टूडेंट से शुरू नहीं किया। थर्ड तो सही है। और फोर्थ में देखिए द स्टूडेंट्स देयर ईगरली अवेटेड रिजल्ट्स, ये मतलब इतना रिडिकुलस सा है कि ईगरली जो है इन्होंने देयर और रिजल्ट के बीच में ठोक दिया है। तो जो एडवर्ब्स होते हैं जो ईगरली यहाँ पे है, वो कई बार जो है मतलब उनकी पोजीशन जो है आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या सेंस आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यदि आप ईगरली पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो लास्ट में उसको लिखते हैं, लेकिन आप रिजल्ट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, ईगरली ओके, लेकिन रिजल्ट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो आपने ईगरली पहले लिख दिया है। जो सेंटेंस में जो सबसे बाद में आता है जिसको हम कहते हैं एंड वेट, वो तब होता है जब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसको आप सबसे लास्ट में रखें। चलिए तो थर्ड सही है इसमें। 23rd देखें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द गर्ल वॉज डैश एज शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन। तो यहाँ पे कोल्ड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बाकी सब बोल्ड, टाइट, गोल्ड ये सब रिडिकुलस हैं। ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के एक और सवाल आ गया। ही सेड आई बॉट दिस बुक फॉर माय ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे बॉट क्या है, सिंपल पास्ट है। तो जब आप इसको पैसिव बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो आपको ही सेट के हिसाब से उसको बैकशिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जब भी उसने ये बात कही कि आई बॉट दिस बुक फॉर माय ब्रदर, वो उस समय जिस टाइम पे भी कहा होगा, मान लीजिए 3 days बैक, तो उस समय तो उसने ये कहा कि भाई उसने एक दिन पहले खरीदी, तो उसने कहा आई बॉट दिस बुक यस्टरडे, ठीक है। लेकिन आज के रेफरेंस में यदि आज कोई उस बात को रिपोर्ट कर रहा है, जैसे जो भी रिपोर्ट कर रहा है, ही सेड, तो जिस दिन ये बात हुई थी, जिस दिन उसने ये बात कही थी, उसके एक दिन पहले लिया था। तो यहाँ पर पास्ट के भी पहले पास्ट है, इसका कहना जो है वही पास्ट में है, और किताब उसने एक दिन पहले ली थी एग्जाम्पल के लिए, तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट। तो इसका होना चाहिए ही हैड बॉट। ओके, तो ही सेड दैट ही हैड बॉट दैट बुक फॉर हिज ब्रदर। तो ये आपका हो गया थर्ड। ओके, बैक शिफ्टिंग होती है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको याद करने की जरूरत है कि इस पास्ट को आप पास्ट परफेक्ट में ले जाएं या समथिंग। यदि आप टेंस की मीनिंग समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट क्या इंडिकेट करता है, तो आप बिना उससे रोल के भी इसको बना सकते हैं। 25th देखिए, ग्रामेटिकल एरर किसमें है, वी हैव सीन, ये तो बहुत सिंपल है, वी हैव सीन होना चाहिए, वी हैव सीन द मूवी बिफोर। यहाँ पे है सीन में गड़बड़ी है, चौथा नंबर। 26 देखिए, एम्फेसिस की स्पेलिंग गलत है, डबल एस नहीं होना चाहिए। तो ये जो डबल एस लास्ट में लगाया हुआ है, पहला नंबर गलत। 27 देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, प्लेस फॉर ग्रेन्स। प्लेस फॉर ग्रेन्स जो वो ग्रेनरी होता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ग्रेनरी कहाँ थी मोहनजोदड़ो की, या हर गांव में हर शहर में एक बड़ी सी ग्रेनरी होती थी, और वो डिस्कवर किया लोगों ने। तो ग्रेनरी का मतलब है जहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया जाता है। बाकी जो आर्काइव में पुरानी किताबें या पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे जाते हैं। अपियरी जो है वो बीज के जो नेस्ट होते हैं उनके रखने के लिए जगह होती है, वो तो आर्टिफिशियली बनाते हैं जब बीज अपने नेस्ट बनाती हैं। और डॉर्मेटरी आपको पता ही है, यहाँ पे
लोग रहते हैं एक बड़े से हॉल में, बेड्स लगी होती हैं, वो डॉर्मेट्री कहलाता है। तो ग्रैंडरी जो है वो प्लेस ऑफ ग्रेन्स हो गया। 28 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। फ्रेजल वर्ब का जो है वो आप ये समझिए कि फ्रेजल वर्ब के लिए आपकी वाइड रीडिंग ही आपको हेल्प कर सकती है, और स्टैंडर्ड बुक्स में होते भी हैं। यदि आप 100 और नियर अबाउट यदि फ्रेजल वर्ब याद कर लेते हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आ जाएगा आपका। यहाँ पे होल्ड ऑन टू होगा। होल्ड ऑन टू दैट थॉट मीन्स डोंट गिव इट अप, डोंट इग्नोर इट, होल्ड ऑन टू, पकड़े रखें, होल्ड ऑन टू दैट थॉट, इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे। फोर्थ हो गया। ओके, अगेंस्ट नहीं हो सकता, होल्ड टू नहीं हो सकता, होल्ड टू तो गलत है, होल्ड ऑन भी गलत है। 29 देखिए, सिलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। शी वॉज नोन फॉर हर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस herself क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो जो आदमी इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, बोलने में भी और लिखने में भी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। यदि कोई कहते हैं कोई आदमी आर्टिकुलेट है, इसका मतलब he can speak well, he can express his ideas very lucidly. Okay, तो आर्टिकुलेशन इज द आंसर। तो हो गया थर्ड। अब कॉम्प्रिहेंशन देखिए, कॉम्प्रिहेंशन में 16 सवाल हैं, और इसमें करीब तीन तीन पैसेजेस हैं। तो बहुत आसान है ये, और एक बार हम इसको पढ़ते हैं। The ongoing fight for social justice and equality continues to be a significant global one. फोकस। अब 30th क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल फोकस होना चाहिए। ये तो आगे पढ़े बिना ही क्लियर हो गया। ये कहना चाहता है कि सोशल जस्टिस और इक्वलिटी जो है वो एक फाइट है, और ये पूरी दुनिया में एक बहुत ज़्यादा सोचने का सब्जेक्ट बना हुआ है। कंटिन्यूस टू बी सिग्निफिकेंट ग्लोबल फोकस। Movements advocating for racial, gender, and LGBTQ plus equality, as well as addressing systematic discrimination and injustice, have dashed momentum in recent years. तो कोई मूवमेंट है, वो मोमेंटम गैदर करता है, ओके, या गेन करता है। आपको ये गेन करना या गैदर करना, मतलब उसके अंदर एक जिसको मोमेंटम आप जानते हैं फिजिक्स में, कि इस चीज़ में जब मतलब कुछ वेलोसिटी हो और उसका मास हो, उसको हम मोमेंटम कहते हैं, फिजिक्स का टर्म है। लेकिन अदरवाइज जो जनरल सेंस में मोमेंटम का मतलब होता है कि वो ऐसा नहीं कि कहीं दबा पड़ा है और कोई हलचल नहीं है, वो नहीं, उसका एग्जैक्ट अपोजिट मोमेंटम, मतलब काफ़ी जोर से उसे चला हुआ है। तो यहाँ पर गेंड होना चाहिए। तो 31st में देखिए, ब्लैंक नंबर 2 में ये हो गया गेंड। ओके, उसके बाद 3 gained momentum in recent years. People are increasingly recognizing the importance of dismantling structures that dash inequality and fostering inclusivity in all aspects of society. तो यहाँ पर आप देखिए, किस चीज़ को डिसमेंटल करना चाहते हैं, कैसे स्ट्रक्चर को, जो इनइक्वलिटी को परपेचुएट करती हैं। परपेचुएट करना मतलब कंटिन्यू करना। ओके, तो ये थर्ड जो ऑप्शन है 32 में, परपेचुएट, उस स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना चाहते हैं लोग, जो कि इनइक्वलिटी को परपेचुएट करती हैं। ओके, तो ये थर्ड में आंसर हो गया 3। उसके बाद फोर्थ में देखिए, calls for justice, representation and equal opportunities have sparked conversations and initiatives aimed at creating a more equitable world. चलिए, ये तो पूरा सेंटेंस बिना उसके ब्लैंक स्पेस के खत्म हो गया। It is crucial to do what? It is crucial to dash in meaningful dialogue. तो मीनिंगफुल डायलॉग में आप क्या करते हैं, अपने को इंगेज करते हैं। ओके, ना कि इवॉल्व या मैनिफेस्ट या कॉन्सेप्ट, तो ये तो है नहीं। तो इसमें इंगेज जो है ये सही हो गया। तो 33 का आंसर हो गया सेकंड।
देखिए, ये सब जो वर्ड्स हैं ना, इसमें आपकी वोकैब्युलरी काम आनी है। मैनिफेस्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इवॉल्व क्या है। यदि आपको ये पता है तो एंगेज का ना भी पता हो तब भी आप एंगेज डाल देंगे, क्योंकि बाकी यहाँ पे फिट नहीं हो रहे हैं। और एंगेज का यदि पता है फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसमें क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि यदि आप पढ़ के समझेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, बन तो जाएगा लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपकी वोकैब्युलरी जो है वही इसमें हेल्प करेगी। ये दूसरा पैसेज आ गया। ऑन वुडी प्लांट्स नोन एज वाइन्स लसस स्मूथ स्किन ब्रेज कॉल्ड ग्रेप्स ग्रो इन डेंस क्लस्टर्स। ग्रेप्स के बारे में है। In particular, grapes are grown in France, Italy, Spain, Australia, Chile, Romania, Georgia, South Africa, and California, all of which have warm summers and moderate winters. Table grapes are larger and sweeter grapes that are intended for fresh consumption. To create wine, 80% of the grapes are crushed. The fermentation process turns grapes into wine. To make resins, grapes must also be dried. Grapes ripen in the area of California in August. They are cut from the vines and left on trays to dry for 2 to 3 weeks. So, to transform them into resins, they are further cooked and steeped in particular treatments. According to studies, 1 acre of grapes can make roughly 15,000 glasses of wine on average. Grapes of the Thompson, Flame, Ruby, Perlet and Tokay varieties are popular. तो ये ग्रेप्स के बारे में है। किन कंट्रीज में होता है, ग्रेप्स से वाइन कैसे बनती है, ग्रेप्स से रेजिन्स कैसे बनते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेट, यूएसए स्टेट का नाम जो है कैलिफोर्निया, वहाँ पर ग्रेप जो है वो अगस्त में राइपन होते हैं। तो ये तो मतलब ग्रेप्स के बारे में है। और उसी के हिसाब से हम देखते हैं इन विच रीजन डू ग्रेप्स राइपन इन अगस्त। यदि आपने ध्यान से पढ़ा तो कैलिफोर्निया नोट किया ही होगा, तो कैलिफोर्निया हो गया। Based on your reading of the passage, select the most appropriate word which best describes luscious. Luscious का मतलब होता है juicy। तो grapes जो है उनमें जूस तो होता ही है, तो ये कह रहा है कि luscious जो मतलब ज़्यादा juicy। ओके, तो ये आपका juicy हो गया luscious। उसके बाद what does the fermentation process do? तो आपने देखा कि वाइन जो है fermentation से बनता है और रेजिन जो है वो ड्राई करके बनता है ग्रेप्स को। तो इसका आंसर हो गया मिक्स turns grapes into wine। और सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल। तो वाइन मेकिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि रेजेंस के बारे में भी कह रहा है। वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स भी नहीं कह सकते। ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस यही होगा। ग्रेप्स एंड वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा बम्बास्टिक टाइप में हो गया, अननेसेसरली ग्रेप्स एंड द वर्ल्ड। चलिए, तो ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस यही इसको होगा सिंपल। अब ये देखिए स्टील के बारे में है। स्टील इज रफ टफ सॉरी स्टील इज टफ एंड इट कैन इजिली बी शेप्ड कट और मेड इनटू वायर। Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminum, nickel, and copper. Alloys give steel unusual hardness, toughness, or ability to resist rust. Steel is often called the backbone of modern industry. Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals. Ships, trains, trucks, and autos are made largely of steel. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipelines transport oil. Minerals are minted with steel equipment. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel frameworks. तो स्टील के सारे यूजेस बताए हुए हैं। एक तरह से उन्होंने ये कहा कि भाई स्टील जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन है। तो स्टील के बारे में है और ये सब बातें जो इसमें लिखी हुई हैं ये आप पहले से ही जानते हैं। तो जैसे आपके पास टाइम कम है और जैसे पहले हमने पैरा देखा उसमें तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ा हर सेंटेंस को कि भाई वहाँ पे क्या वर्ड डालना है। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है और इसमें यदि आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्टली सवाल देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। इफ़ यू हैव शॉर्ट ऑफ टाइम एट ऑल, तो छोड़ने की बजाय आप इसमें इंटेलिजेंस गेस कर सकते हैं बिना पढ़े क्वेश्चन देख के ही। वाई इज स्टिल कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? Steel is tough. Steel is used almost every tool and machinery. It is easy to make steel alloys. Steel can be added with any material. तो यही है कि सेकंड आंसर है। और
ये उसमें बड़ा एलाबोरेट किया हुआ है कि कैसे स्टील जो है सारी मशीनरी में यूज होता है। फिर 39 देखिए, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, इसको हम क्या कहेंगे? आयरॉनिकल तो है नहीं, मतलब कोई बात बताएं और ये कहे कि भाई ये आयरनी है कि ऐसा होने के बावजूद ऐसा है। दो मतलब अपोजिट कंसिक्वेंस वाली चीज़ें बताई हूँ, ऐसा तो है नहीं, तो आयरॉनिकल नहीं है और जजमेंटल भी नहीं है कि कंपैरिजन कर रहे हैं, एक को खराब बता रहे हैं, एक को अच्छा बता रहे हैं। जजमेंटल भी नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं है। ये है इन्फॉर्मेटिव, स्टिल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिंपल। और आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या बोलेंगे? ये डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्शन है स्टिल के बारे में। कॉज एंड इफेक्ट वाली कोई बात नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं कि ये स्टेल है, इनको इस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, ये सब नहीं है। और ये लास्ट है इसमें स्टिल पे, टाइटल क्या होगा? स्टिल इंडस्ट्री होगी, थर्ड। चलिए अभी लास्ट पैसेज आ गया। द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू बर्ड स्पीसीज हैज स्पार्क्ड एक्साइटमेंट among ornithologists. ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं जो बर्ड को स्टडी करते हैं, बर्ड्स को, and bird enthusiasts worldwide. The bird, named the sapphire-winged warbler, discovered in the remote tropical islands rainforests, is a unique bird with vibrant blue feathers and a distinctive melodic song. Bird watchers and nature enthusiasts have flocking to the island in hopes of catching a glimpse of this elusive and captivating creature. The discovery of the sapphire-winged warbler highlights the importance of preserving and protecting habitats. Amidst the excitement surrounding the discovery of the sapphire-winged warbler, researchers have embarked on a mission to uncover the bird's migratory patterns. Equipped with satellite tracking devices, they aim to trace the remarkable journey of this species across vast distances. By unraveling its migratory routes and stopover locations, scientists hope to gain insight into the challenges the sapphire-winged warbler faces during its arduous travels. The local community on the tropical island has embraced the newfound avian resident with great enthusiasm. Efforts are underway to raise awareness about the importance of conservation and to create protected areas that ensure the continued existence of this exquisite species. एक बर्ड के बारे में है जिसकी डिस्कवरी अभी हुई है और लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। अपेरेंटली ये बहुत दूर दूर तक माइग्रेशन करते हैं, साइबेरियन क्रेन की तरह मे बी। अब हम देखें सवाल क्या है। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी मेड? इज एन एग्रेसिव एंड टेरिटोरियल बर्ड स्पीसीज। एग्रेशन का तो इसमें कहीं नाम लिया नहीं है, इसलिए पहला गलत है। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोलली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द सफायर विंग्ड वार्बलर। सोलली जो वर्ड इन्होंने लिख दिया ये भी गलत है। द डिस्कवरी ऑफ सफायर विंग्ड वार्बलर हैज स्पार्क्ड ग्लोबल इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग। ये सही है, इट मेक सेंस। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बम्बेस्टिक या रिडिकुलस बात नहीं लग रही है, क्योंकि ये नया बर्ड डिस्कवर हुआ है और इससे लोगों में बर्ड वॉचिंग में ग्लोबल इंटरेस्ट स्पार्क हुआ। ये हालांकि इसमें कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा कोई स्पार्क हुआ है, लेकिन जो जो पहला सेंटेंस है उससे हिंट मिल रहा है। द डिस्कवरी हैज स्पार्क, बल्कि लिखा ही ऐसे है क्लियरली, स्पार्क्ड एक्साइटमेंट अमंग ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड बर्ड एंथुजियास्ट वर्ल्ड वाइड। इससे बर्ड वॉचिंग को स्पार्क मिला है, ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इन्होंने निकाला है, बाकी सबसे यही अच्छा है। चौथा एकदम ही गलत है। द साइंटिफिक कम्युनिटी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट, ये तो इसमें कोई दम ही नहीं है। 43 देखिए, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ फैक्ट मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज? द सफायर विंग्ड वार्बलर इज द ओनली बर्ड स्पीसीज ऑन ट्रॉपिकल आइलैंड। ऐसी तो बात है नहीं। स्कूल्स ऑन द आइलैंड ऑर्गेनाइज एनुअल बर्ड वॉचिंग कॉम्पिटिशंस। करते होंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसा जिक्र है नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वो क्लियरली ऊपर कह रहा है कि इस पैसेज में जो फैक्ट है वो बताना है, तो सेकंड तो इसमें है नहीं। रिसर्चर्स आर यूजिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस टू स्टडी द बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न्स। ये उसमें दिया हुआ है, आपने एक सेंटेंस में पढ़ा। और चौथा, द सफायर विंग्ड वार्बलर इज द लार्जेस्ट बर्ड स्पीसीज। लार्जेस्ट नहीं कहा इन्होंने, कहा कि मेलोडिक सॉन्ग है उसका और उसके फेदर्स बहुत चमकीले हैं, ये कहा है। लार्जेस्ट होने के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है।
और हो भी नहीं सकता, लफ्ज़ बट कहना ज़रा मुश्किल है, कौन होगा? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। क्या इसमें टाइटल कहा जाए? वन कह सकते हैं, द यूनिक फीचर्स ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर। देखिए, माइग्रेटरी जर्नी तो ये हो गया उसका एक एस्पेक्ट। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये पैराग्राफ जो है वो कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में नहीं है। लास्ट में उन्होंने ज़रूर कहा कि कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो करने चाहिए, लेकिन ये कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। यूनिक फीचर्स ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर 1 ये सही लग रहा है, क्योंकि अगर ये गलत है तो उसमें कोई ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। एंटोनिम बताना है स्टेयर का। तो स्टेयर का मतलब होता है किसी को आप कंटिन्यूअसली देखें, और ग्लिम्प्स का मतलब है यू जस्ट गेट अ मोमेंटरी विजन, उसको कहेंगे ग्लिम्प्स, जो है ग्लिम्प्स। तो ये इस तरह से 45 सवाल हो गए। ये इंग्लिश का जो पेपर है वो इस सेंस में आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैथमेटिक्स में आप जैसे आप 45 मार्क्स, उसमें 45 है ही नहीं, 45 क्वेश्चन है ही नहीं उसमें, लेकिन वहाँ पे जो मेहनत करनी पड़ती है या रीजनिंग में करनी पड़ती है उसके कंपेरिजन में ये एकदम ईजी है। इंग्लिश में आपका कुछ मिस करना, इसमें से 2 सवाल मिस करने लायक थे, पहला और 10वां, बाकी 43 बनने चाहिए थे, क्योंकि वन ऑफ द सिंपलेस्ट पेपर्स इन माय ओपिनियन। तो इसी के हिसाब से अगले साल के लिए अप्लाई करें। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।